हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की स्ट्रैटेजी दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए। दोस्तों, अगर आपका पेपर दिसंबर 2024 में है तो ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आने वाली है आपके लिए। तो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं अपने सीएमए के अंदर, तो वहाँ पर आपको 130 मार्क्स तक का पेपर देखने को मिलता है। 128 130 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें सिर्फ 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करता है। तो कुछ चैप्टर हम छोड़कर जाएंगे, तो इससे तब भी आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाएंगे। यही स्ट्रेटेजी होती है कि अब हम क्या छोड़ सकते हैं। जब हम पेपर देने बैठे तो हमें कौन सा क्वेश्चन किस जगह पर दिखेगा। आइए सर स्टार्ट करते हैं। ये वो स्टूडेंट देखेंगे जिन्होंने अपना एग्जाम दिसंबर 2024 में देना है, सीएमए इंटर ग्रुप 2 का। और दोस्तों, अगर आपको हमारी चैप्टर वाइज क्लास लेनी है, अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, दिक्कतें फेस कर रहे हो, समझ नहीं आ रही है, तो आप हमारी चैप्टर वाइज क्लास भी ले सकते हैं। चैप्टर वाइज क्लास लेने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे एक ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर कर लीजिए एंड देन वहाँ से आप ले सकते हैं। आइए तो सर, स्ट्रैटेजी कुछ इस अनुसार है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और इसको करना कंपलसरी होता है, और बाकी 2 में से 8 क्वेश्चन में से हमें सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। देखिए, अब अगर मैं कहूँ एग्जैक्टली तो कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे चैप्टर है जो एग्जैक्टली वहीं पर उसी जगह पर पूछे जा रहे हैं रिपीटेड बेसिस पर। दोनों मॉडल टेस्ट पेपर उठा लो दिसंबर 2024 के, जून के मॉडल टेस्ट पेपर उठा लो, जून का पेपर उठा लो, सर वहीं पर आ रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन। कौन कौन से हैं? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है, इसमें हमेशा अंडर राइटर का क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अंडर राइटर का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अंडर राइटर, तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में अंडर राइटर आ रहा है। तो सर इसमें मैं कुछ सजेशन दूंगा आपको कि देखिए, अंडर राइटर की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पहले तो आपके पास जो मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन दे रखे वो कर लो, मैंने ऑलरेडी सारी क्लास में कराए हुए हैं। साथ में पिछले साल के पेपर कर लो, और वो करना 2022 सिलेबस का, क्योंकि 2016 सिलेबस में ये थोड़ा एडवांस था, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे और इतना अब आते नहीं है। 2022 सिलेबस के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से वो क्वेश्चन कर दो। मॉडल टेस्ट पेपर में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है इसकी, तो मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो आप 2022 सिलेबस का ले लो, उससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है तो दूसरा पार्ट इसका अंडर राइटर का आएगा, और हर बार अंडर राइटर का ही पूछ रहा है। मॉड्यूल 1 में देखा गया है कि इशू ऑफ शेयर से ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं। अब इशू ऑफ शेयर के अंदर आप पहले इशू ऑफ शेयर का जो भी आपका फोर फीचर वाला पार्ट है, री इशू वाला पार्ट है, वो तो करेंगे ही, साथ में राइट इशू, बोनस इशू, है ना, ये छोटे छोटे टॉपिक भी थे उसके आगे, वो भी आपको करना है। जब इशू ऑफ शेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर आप जाना इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे। हालांकि मेन इसके अंदर जो पॉइंट आ रहा है करके जो आपको आ रहा है वो इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, चाहे वो राइट इशू है, चाहे बोनस इशू है, चाहे वो फोर फीचर है, चाहे री इशू है ना, वो सारे टॉपिक आपको करके जाने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप पेपर में अटेम्प्ट कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वो एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी होती है, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। भाई किसी स्टूडेंट को अगर इस पर डाउट है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं चैप्टर वाइज क्लास ही इसलिए लेकर आता हूँ। ऐसा होता है कि जब हम किसी और टीचर के पास पढ़ रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर आपको नहीं समझ में आता। देखिए, फाउंडेशन के बाद जब स्टूडेंट या इंटर ग्रुप 1 के बाद जब देखता है तो काफ़ी टीचर का डेमो देखता है, और किसी को कुछ पसंद आता है, किसी का कुछ पसंद आता है। तो होता ये है कि कभी कभी होता है कि यार वैसे तो बाकी चैप्टर मुझे उन टीचर के समझ में अच्छे से आए, पर कुछ पर्टिकुलर चैप्टर नहीं आ पा रहे, मेरे को वो हिट नहीं कर पा रहा। तो वो पर्टिकुलर चैप्टर आप हमारे से ला सकते हो, कि मैं ही एक सीएमए के अंदर हूँ जो आपको चैप्टर वाइज क्लास देता हूँ स्टूडेंट के बेनिफिट के पार्ट पे। भाई तुम एक चैप्टर के लिए पूरा कोर्स थोड़ी खरीदोगे, इसलिए चैप्टर वाइज क्लास का कंसेप्ट मैं लेकर आया आपके लिए। बाकी कोई टीचर नहीं देता, क्योंकि उनको पता है उनका नुकसान होगा। नुकसान इस चीज़ का है कि यार हमारी सेल नहीं होगी, है ना। जहाँ पर हम 3-4 हज़ार रुपये पूरा सब्जेक्ट बेच के कमा सकते हैं, तो 1-2 चैप्टर के लिए स्टूडेंट हमारे को पूरी क्लास लेनी पड़ेगी। अब वो 2 चैप्टर के लिए वो 2 चैप्टर, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरी क्लास नहीं ली हुई है और सिर्फ चैप्टर वाइज क्लास लेकर उन्होंने अपने एग्जाम को क्लियर करा हुआ है।
इसलिए मैं एंड टाइम में सजेस्ट करता हूं कि अभी भी अगर आपको कोई चैप्टर में डाउट है तो आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं एक चीजें समझा रहा हूं आपको। मत लो, आपकी मर्जी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं हुआ। 200 300 400 रुपए मिल के मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं सिर्फ आपके बेनिफिशियल के लिए लेकर आया हूँ सर। ये चैप्टर वाइज क्लास का फीस ही इतना रहता है, 500 600 इस तरीके से रहता है। चलिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये तभी अटेम्प्ट करना जब आप श्योर हो कि यार मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लूंगा पेपर के अंदर, और अगर मेरी बैलेंस शीट नहीं भी मैच हुई तो काफी कंटेंट उसके अंदर मैं डाल के एक्यूरेट डाल के आ जाऊंगा, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग तो मिलेगी इस क्वेश्चन के अंदर आपको, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी बैलेंस शीट मैच ही हो, पर आपको थोड़ा भी लगता है कि 90% तक मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप इसको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब देखो इस बार की स्ट्रेटेजी में मैं ये कंसीडर करूंगा कि वो स्टूडेंट जिनको थ्योरेटिकल पार्ट में प्रॉब्लम है, जिनको ऑडिट के अंदर प्रॉब्लम है, देखिए ऑडिट मेरा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं इसके बारे में कुछ चर्चा कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को ऑडिट के अंदर प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आ रहा, याद करने में दिक्कत आ रही है, समझ तो आ गया, याद नहीं हो पा रहा, तो कोशिश करे कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिकल पार्ट को करके जाए। अब होगा ये कि मान लीजिए आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 4 क्वेश्चन करके जा रहे हो और टोटल अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन, तो इसका मतलब इन 3 के ऑडिट के क्वेश्चन में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। मतलब इस ऑडिट में 3 क्वेश्चन होंगे और उस 3 में से सिर्फ एक ही करना होगा, और 3 में से एक चुनना बहुत आसान होता है, जिसमें हम देखते हैं कि भाई मैं कौन सा मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं वो अटेम्प्ट कर लूंगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 4 क्वेश्चन कर लेंगे। अगर अकेला 100 मार्क्स में ऑडिट आ जाता ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग काफी हेल्प करता है आपकी एग्जाम को क्लियर करने में, और ये एग्जाम्शन स्कोर कर सकता है। ऑडिट के चक्कर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एग्जाम्शन नहीं आ पा रही है स्टूडेंट की, ये ऐसा होता है। इसलिए कोशिश ये करें एग्जाम्शन उन बच्चों की आ जाती है अच्छे से जो ऑडिट और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दोनों कर लेते हैं। चलिए, आइए फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर किसी को ऑडिट में दिक्कतें फेस कर रहा है तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कॉर्पोरेट के और एक ऑडिट का अटेम्प्ट करो। पर अगर किसी क्वेश्चन को नहीं करना, जैसे कि 4th क्वेश्चन आप देखेंगे तो ज्यादातर ऊपर वाले क्वेश्चन में बैंकिंग से पूछा गया और नीचे वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया है, ऐसा देखने को मिला है। पर हम ऐसा नहीं चलेंगे, ऐसा तुक्का नहीं भिड़ेंगे, दोनों क्वेश्चन में कहीं से भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी आता है। अब स्टूडेंट को लगता है कि ये चैप्टर जो है वो काफी बड़ा चैप्टर है और बल्कि 3 चैप्टर है। सर मैंने इस चैप्टर को जब पढ़ाया था तो पढ़ाते टाइम मैंने ये देखा कि यार ये चैप्टर में ना छोटे छोटे काफी टॉपिक्स है, और जब मैंने एग्जाम थोड़ा रिसर्च करी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि इस चैप्टर, सभी चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन आता है, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। सर ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा इंस्टीट्यूट। वो जो बड़ा चैप्टर यार जिसमें बहुत सारे फॉर्मेट नहीं है, याद है आपको, इस चैप्टर के अंदर, इन सभी चैप्टर के अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सर फॉर्मेट है, इनके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है और इनके स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं। भाई लिटरली मैंने अपनी पेड क्लास में स्टूडेंट को मना कर दिया इसको करने से, और ना मैंने कराया। क्यों, रीजन क्या है? एक तो इंस्टीट्यूट पहले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको क्वेश्चन बना कर देता है। अब इंस्टीट्यूट को पता है यार एक बच्चे के पास 3 ही घंटे है, अब 3 घंटे में उसको पता है 30-40 मिनट तो यही खाएगा। ऑब्वियस है, ये 30-40 मिनट आराम से खा जाता है ना। चाहे वो कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, मैक्सिमम समय 25 मिनट ही खा ही जाएगा आपका, कहीं ना कहीं अटक के फंस जाए, वहीं पर रह जाओगे फिर। तो इंस्टीट्यूट को पता है अगर मैं 2 क्वेश्चन इकट्ठा डाल दूंगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तो गड़बड़ हो जाएगी। और सर इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत ही बड़ी है। इसी तरीके से इंस्टीट्यूट हमेशा ये नोटिस कर रहा हूं मैं, आप खुद भी नोटिस कर लीजिए, आप भी पढ़े लिखे हो, आप पढ़ रहे हो, अपना कोर्स कर रहे हो, तो खुद भी नोटिस करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी पेपर में नोटिस करना। मॉडल टेस्ट पेपर में इंस्टीट्यूट कुछ भी डाल देता, मॉडल टेस्ट पेपर जो अभी तक जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं उसमें ये नोटिस करना, मैक्सिमम टाइम इसमें यह पूछा गया है कि बैंकिंग के छोटे टॉपिक्स, इंश्योरेंस के और इलेक्ट्रिसिटी के छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे गए हैं। इसलिए जब मैं पेड में पढ़ा रहा था तो मैंने भी वहां पर यह बताया था कि भाई देखो इस पे ज्यादातर आपको छोटे टॉपिक्स पे फोकस करना है, बड़े टॉपिक्स जो है जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी बैंकिंग की, इनको मत करके जाना, कोई बेनिफिट नहीं है। और मैंने कराया भी नहीं था इस वजह से, ये दिक्कत ही फेस ना हो। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे अच्छी चीज है इसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उनको आप अच्छे से कर लो, और वो ईजी भी है, और पेपर में आप 14 मार्क्स पूरे ला पाओगे। याद करो, अगर आप स्टूडेंट्स हो याद करो, जब मैंने क्लास के अंदर आपको कराया था, मैंने आपको एग्जाम के क्वेश्चन भी कराए थे उसमें, लास्ट पास्ट ईयर के, तब मैंने आपको दिखाया था देखो यही मैंने कराया हुआ और ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है,
ठीक है। तो समझ लो आप इस तरीके से। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये स्पेशली देखना, देख सकता है, ठीक है ना। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। आप मान के चलो, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो एक दिन में ये तीनों चैप्टर का आप अच्छे से रिवीजन कर लोगे और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपका एक दिन में पूरा रिवाइज हो जाएगा तीनों चैप्टर। तो 14 मार्क्स अच्छा स्कोर है ये देता है। इसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन, और पांचवें क्वेश्चन में मैंने एक स्पेशल देखा, ये नोटिस किया, मैं पास्ट ईयर पेपर देख रहा हूँ भैया, ईपीएस से क्वेश्चन पूछ रहा है। अर्निंग पर शेयर वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। पिछले अटेम्प्ट में भी वही पूछा, पिछले अटेम्प्ट के मॉड्यूल टेस्ट पेपर में भी वही था, इस अटेम्प्ट में 2 मॉडल टेस्ट पेपर लॉन्च हुए, दोनों में ईपीएस का क्वेश्चन डाल दिया। यार इससे मुझे ये समझ में आता है कि यार अगर ईपीएस बार बार इंस्टीट्यूट पूछ रहा है तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी चाहिए ना। क्या पता इस बार भी ईपीएस आ जाए और मेरा अच्छा हो जाए, बेनिफिट हो जाए। हालांकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सारे करने हैं, पर टॉप प्रायोरिटी पे ईपीएस रखना। दोस्तों अब मैं इन चैप्टर से अभी आपको और क्या मिलेगा ग्रुप 2 में मेरी तरफ से। सबसे पहले तो मैं ये करने वाला हूँ जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चैप्टर है। अब इसमें 3 छोटे छोटे टॉपिक है, तो मैं रिसर्च करके ये बताऊंगा कि पहले कौन सा टॉपिक करो, उसके बाद कौन सा, उसके बाद करो। अब चैप्टर वाइज ना वन शॉट रिवीजन, वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पहले कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें करना चाहिए, दूसरे में कौन सा, तीसरे में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अब मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके बाद लास्ट आता है 5वें क्वेश्चन के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की तो क्या ही बात करें, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, एक नॉर्मल जर्नल जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, मॉड्यूल जैसे जैसे मॉड्यूल में करा है वैसे ही आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ईपीएस पे फोकस करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरा कहने का पर्पज ये है कि भैया देखो, इसमें पहली बार मैं ऐसा कहूंगा कि मत छोड़ के जाओ कुछ भी, इतना मुश्किल नहीं है, सबकी प्रैक्टिस करके जाओ, सबकी प्रैक्टिस करके जाओ, और इसमें आपको ऑडिट में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। देखिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे बैठोगे, जब आप पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा, एक जनरल चीज बता रहा हूँ, आपको ये फील होगा कि यार कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे, कुछ क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं। अब उसमें ऐसा भी होगा कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 1-2 क्वेश्चन मुझे नहीं आया और ऑडिट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहीं पर आप डिसाइड कर पाओगे। पर मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मत, पर्टिकुलर चैप्टर मत छोड़ के जाओ, सबको करो। थोड़ा समय लगेगा, एक चैप्टर आपको 2-3 दिन 4 दिन खा लेगा, बट जब आप ये सारे करके जाओगे ना तो वहां पर ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि ऑडिट का भैया भरोसा नहीं है। मैंने तो पढ़ाया था नहीं, पर ऑडिट का भरोसा नहीं है कि भाई ऑडिट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए और आपको आता है या नहीं आता। देखो अगर आ गया, अगर ऑडिट में आपके ऐसे 2 क्वेश्चन बन गए जो आपको अच्छे से आते हैं, वो तो वेल इन गुड है, फिर इसमें से मैक्सिमम जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर अगर ऑडिट में की वजह से भाई कोई दिक्कतें फेस होगी, ऑडिट के क्वेश्चन नहीं आ रहे, एटलीस्ट ये तो होगा कि आप ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे और ऑडिट में 1 क्वेश्चन बनाकर लिख लोगे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। इस बार मैं इस पर नहीं कहूंगा कि कुछ छोड़ कर जाओ, सारे करके जाओ। हाँ ये है कि ऐसा करके जाओ कि दिमाग लगाओ, अंडर राइटर आ रहा है, मुझे इस पर फोकस करना है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो छोटे टॉपिक फोकस करना है, बड़ा स्टेट फाइनेंस स्टेटमेंट छोड़ देना है। मॉड्यूल 1 की बात करूंगा तो पहले इशू ऑफ शेयर पे फोकस करूंगा। हाँ मुझे समय मिलेगा तो आगे ट्राई मारूंगा, एक एक क्वेश्चन सबका कर लूंगा जिससे रिवीजन हो जाए, और बाकी मैं इग्नोर करूंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे मैं देखूंगा पिछले पास्ट ईयर के पेपर में, ये देखूंगा कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बार बार पूछा जा रहा है, जैसे ईपीएस को बार बार फोकस कर रहा है इंस्टीट्यूट, तो पहले इसी की मेहनत करता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो 1 फ्लैज है, ये फुल फ्लैज है कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम करके जाते हैं। तो ये देखो कि मुझे किस पे मेहनत करनी है और क्या चीज छोड़ना है, पर करो सारा। मेरे को अंडर राइटर है, अंडर राइटर करना है, इशू ऑफ शेयर करके चले जाता हूँ, और ये सब चीजें तो अब किस्मत खराब होगी बात अलग है। देखिए मैं आपसे, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत रिस्क आप ले रहे हो, यही मतलब है। स्ट्रेटेजी बनती इसलिए कि थोड़ा बहुत रिस्क ले रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर स्ट्रेटेजिस्ट बच्चे ने पूरा कोर्स करना है वो स्ट्रेटेजी वगैरह देखा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है मुझे तो सारा करके जा रहा हूँ मैं, मेरे को तो सारे अटेम्प्ट करने हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है, थोड़ा बहुत रिस्क आप लेके चलते हो। जैसे कि आपने रिस्क लिया, यार मैं इशू ऑफ शेयर कर लेता हूँ, मैं राइट इशू, बोनस इशू, आपके पास फोर फीचर वाला सब कंसेप्ट, री इशू वाला कंसेप्ट कर लेता हूँ। फिर आपने दिमाग लगाया यार मैं डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर छोड़ रहा हूँ, ठीक है ये आपने करा। अब आ गया इशू ऑफ शेयर, वही वाला क्वेश्चन जब करके थे, अच्छी बात है। नहीं आया तो नहीं आया तो छोड़ना पड़ेगा, ये होता है सर, नहीं होता। थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है ना, 50-50% का डिपेंड करता है। अब ये तो नहीं पता क्या आया, इसलिए कह रहा हूँ कि सारे कर लो, मेहनत पहले उस पर कर लो, फिर कम मेहनत थोड़ी उन पे कर लो, जो मेहनत उस पर भी करो पर कम करो थोड़ी। कि जैसे इशू ऑफ डिबेंचर या डिडम्पशन डिबेंचर देखा ही नहीं जा रहा, इशू ऑफ प्रेफरेंस देखा ही नहीं जा रहा, कोई नहीं, एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, आ गया तो एटलीस्ट बनाकर तो लिख कर आऊंगा।
बनाकर, इन द सेंस कि एटलीस्ट कुछ तो करके आऊंगा, कुछ एंट्रीज तो पास करूंगा, जिससे मेरे को ये तो कंफर्म्ड आएगा ही आएगा, इसमें कुछ नंबर और मिल जाएंगे, 7 में से 2-3 मिल जाए तो मेरे को 7, इसमें 7 मिल जाएंगे, उसमें 3 मिल जाएंगे तो 10 हो गया 14 में से, तो ये भी वेल एंड गुड नंबर है प्रोफेशनल कोर्स में देखा जाए तो। ऐसे समझ कर करना है, ठीक है सर। बाकी अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, पूरा 1 महीना बचा हुआ है। कोई चैप्टर अगर आपको नहीं आ रहा किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी चैप्टर वाइज क्लास नहीं डाली गई है, कोशिश रहेगी कि जल्दी मैं उसको अपलोड कर दूं। बाकी ग्रुप 2 के बाकी सब्जेक्ट के, जैसे कि कॉर्पोरेट अकाउंट हो गया, ऑडिट हो गया, और आपके पास ये OMSM, इनके चैप्टर वाइज क्लास डली हुई है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कोई चैप्टर में आपको समझ नहीं आ रहा, सेल्फ करके बैठे थे, चैप्टर वाइज क्लास लो, वेल एंड गुड रहेगा। और ये आज के दिन ऑफर चल रहा है आपका 10% ऑफ का, ये आपके पास आज के दिन, आज है आपके पास 14 नवंबर 24, इस दिन आज के दिन ऑफर चल रहा है। अगर यह वीडियो आज अपलोड हो रही है तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा सभी कोर्सेज के अंदर, ठीक है। मैं आज ही अपलोड कर दूंगा जिससे आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।